नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। और आज मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं जो समाज कल्याण और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने जाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर निर्मल कमल की। निर्मल कमल जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और निर्मल कमल जी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुकी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की, और इसके साथ ही चेयरपर्सन रही हैं जम्मू कश्मीर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की। दी अर्स्टवाइल स्टेट में ये समाज कल्याण विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही स्वपदा की ये निदेशक भी रह चुकी हैं और इन्होंने ज़मीनी सतह पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए और सोशल रिफॉर्म्स को लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी की है। तो ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करने के लिए इनसे बढ़िया कोई और शख्स नहीं हो सकता था। निर्मल कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मैम, आपसे ये हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप समाज कल्याण से जुड़ी हुई हैं और आपने ज़मीनी सतह पर काम किया है और आप एक एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, तो एक शैक्षिकविद होने के बाद आप क्या देखती हैं कि ज़मीनी सतह पर काम करना मुश्किल है या एक शिक्षाविद होने के हैसियत से ज़मीनी सतह पर समाज कल्याण का काम करना आसान है? आपने बड़ा डिफ़िकल्ट सा सवाल मेरे से पहले ही पूछ लिया। ये मैं बताऊं, ज़मीनी सतह पे काम करना एक शिक्षक होने के कारण या वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। रही बात कि मैंने क्या किया, जब मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कोई काम कर रही हूँ जिसको समाज सुधार का काम कहा जा सकता है। मैं बहुत छोटी थी, 9th क्लास में, और उस वक्त जो माहौल था हमारे स्टेट में, हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, बहुत कंजर्वेटिव होता था। तो लड़की बाहर निकल कर कुछ काम करे तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता था। बट मेरे लिए ये चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती थी। तो मैंने सबसे पहले, मैं 9th क्लास में थी तो 1964 में मैं रेड क्रॉस का कैंप उदयपुर में अटेंड किया था मैंने। हमारी स्टेट की ओर से 8 स्टूडेंट्स नॉमिनेट हुए थे एंड फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम। तो वो मेरी एक शुरुआत थी। उसके बाद मैंने जब मैं वापस आई तो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मैं जुड़ गई, वहाँ पे उनके साथ काम किया, और उससे पहले भी हमको 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। तो पता नहीं 65 की वॉर जब हुई तो मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, आई मस्ट डू समथिंग फॉर द फोर्सेस। तो आई टोल्ड माई मदर, मैं जो आर्मी के लोग हैं, सैनिक हैं, हॉस्पिटल में मैं जाके मैं नर्सिंग का काम, बिकॉज नया वो बैंडेज करना सीखा हुआ था। सो कहते हैं ना, कोई नई आपने एजुकेशन सीखी है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सो दैट वाज, वो जज्बा था मेरे अंदर। तो मेरी मदर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि हम लड़कियों को, कंजर्वेटिव फैमिली, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे, अब उनकी सेवा करो। एंड आई ऑपरेटेड ऑन एक उड़ती हुई चिड़िया पंखे से लटक के कट कर नीचे गिरी, उसका थोड़ा सा गर्दन कट गई। सो आई ट्राइड एज ए चाइल्ड, मैंने उसके ऊपर बैंडेज किया। तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, एंड उसको मैं 2-3 दिन उड़ते हुए देखती रही कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड रेड क्रॉस के साथ तो जुड़ी ही थी, साथ में गांधी सेवा सदन के साथ भी मैं जुड़ गई थी। वो किस तरह से जुड़ी मुझे उसका कोई याद नहीं है, लेकिन आई रिमेंबर 1967 में गांधी सेवा सदन का एक कैंप हुआ था। तो उनके गांधी सेवा स्मारक निधि के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर सुरेंद्र बजाज, तो मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ पे काम करो। पढ़ाई तो अपनी चलती रही, कॉलेज के साथ भी रही और काम तो होता रहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। वो मुझे एक काम देते थे करने के लिए, कभी कोई फंड रेज करना है। एक बात मैं आपको एक बात और बता दूं, 65 की वॉर जब हुई तो हमें, हमारे मोहल्ले के जो यूथ था, लड़के लड़कियां, मैंने उनको इकट्ठा किया कि हमको सैनिक को, हमारे
ये काफ़ी हो रहा कंट्री पे, देखो क्या हो गया, वार हो रही है, तो हमें कुछ करना चाहिए, सैनिकों के लिए कुछ सेवा प्रदान कुछ करना चाहिए। तो हमने फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए हमने मोहल्ले में, गांधीनगर नया नया बना हुआ था, तो हमने घरों घरों में जाके कुछ कलेक्शन की, पैसों की फंड इकट्ठे किए, और मीगर अमाउंट ऑफ अबाउट आई थिंक 500, नॉट मोर देन दैट। हमारे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि वो 1 रुपया एक शुरुआत थी। तो अब शुरुआत की ज़मीनी, मेरी ज़मीन वहाँ से शुरू हुई थी, ज़मीनी एक्टिविटी। तो हमने हमारे वही नेबर में जो और बच्चे थे, उनके पेरेंट्स कहने लगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, प्रोत्साहन दिया हमको कि आप ऐसा कीजिए, ये उन्होंने कहा कि हम पीएम ये आपकी हेल्प कर देते हैं, हम भेजते हैं। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई लाइफ। तो जब आप चेयरपर्सन बनी समाज कल्याण विभाग के हमारे यहाँ पे, तो आपने क्या देखा कि वो एक आपने, क्योंकि कंजर्वेटिव माहौल भी देखा है आपने, उसके बाद आपने स्टेट का माहौल भी देखा, सरकारी सतह पे भी कामकाज का कार्यकारी विचारधारा देखी, और उसके बाद आप एक ऐसे विभाग से जुड़ी जिसमें सीधे तौर पर आपको समाज से जुड़ना था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं एक स्टेट की हैसियत से हम लोगों का आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर जम्मू कश्मीर का अच्छा था, या अब केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद अच्छा होगा? बहुत बहुत क्लियर, आई कैन draw a line of demarcation. Prior to state becoming UT and after becoming UT, you know, prior to UT, हमारी स्टेट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं यही कहूँगी कि तब भी इट वाज ऑपरेटिंग लाइक ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी, सेंटर से ही इमदाद आती थी। जी जी, और हर तरह के डिफरेंट पैकेजेस आते थे, फाइनेंशियल हेल्प आती थी। आ जाके स्टेट, हमारी जो JNK स्टेट, जिसको हम ज्यूल क्राउन ऑफ इंडिया मानते हैं, तो उस वक्त भी जब तीनों खित्ते लद्दाख, कश्मीर और जम्मू इकट्ठा था, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, ये हमारा टूरिज़्म सेक्टर और एक्साइज, स्टेट को इन 2 चैनल से इनकम थी। ठीक, एक्साइज और एंड फोकस वाज ऑन एक्साइज एंड टूरिज़्म। शायद कहीं समाज कल्याण पिछड़ रहा। मैं समाज कल्याण की बात मैं इसको अभी अलग करती हूँ। आपने पूछा इकोनॉमी पहले और बाद में क्या फ़र्क, अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द होता था, थोड़ा सा 10-11% रेवेन्यू जो जनरेट होता था, उसके अलावा जो मैक्सिमम इमदाद सेंटर देती थी जी। तो अब UT बनने के बाद, लेकिन उसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत होती थी। UT बनने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट जो एग्जीक्यूशन है सेंटर का, वो डायरेक्ट इमदाद आती है, फाइनेंशियल हेल्प आती है, और UT इज डायरेक्ट कंसर्न ऑफ सेंटर नाउ। ठीक है, पहले तो एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आर्थिक स्तर पर जो हमें राशि वहाँ से आती है, वो अब सीधे तौर पर कार्यों में उपयोग की जाएगी, ना कि बिचौलियों के बीच बांटी जाएगी। बिल्कुल, बिचौलियों के बांटी नहीं जाती थी, लेकिन वो सिस्टम एक ऐसा है, सिस्टम में कितनी पिलफरेज होती है वो अलग बात है जी। नाउ कि आपने दोनों सवालों को इकट्ठा जोड़ दिया कि सोशल जो डिपार्टमेंट, इट वाज नॉट डिपार्टमेंट, इट वाज बोर्ड, इट वाज बोर्ड। JNK स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंटर ओनली, कि जो स्टाफ की सैलरी है वो वहाँ से आती थी, स्टेट देती थी। सो इट वाज ए बेबी ऑफ 2 स्टेट एज वेल एज द सेंटर। जो स्कीम्स हैं वो सेंटर की चल रही हैं। जब मैंने ज्वाइन किया इस बोर्ड को एज चेयरपर्सन, सो आई वाज सरप्राइज्ड एंड रादर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, कि देखा जाए तो इसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, और है मैन पावर है, लेकिन काम नहीं है। तो वेले बैठे खा रहे हैं लोग, तो इसमें काम जनरेट करना की बहुत ज़रूरत है। जो था एग्जिस्टिंग वर्क, तो वो सेंटर से वेट कर रहे हैं, शायद आज भी वही हो रहा है। मेरे छोड़ने के बाद 2015 में मैंने जुलाई 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, 3 years आई वाज देयर। लेकिन मैं उस सिलसिले में
पूरी स्टेट को मैंने ऑलमोस्ट पूरी स्टेट को मैंने विज़िट किया एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि जिनके लिए वो मैंडेट मिला हुआ है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट कहे या बोर्ड कहे, तो वो काम नहीं हो रहा है, बड़ा पार्शियल हो रहा है। हो सकता है एक ज़माने में जब ये बोर्ड लेडी गवर्नर संभालती थी तो तब शायद कहीं काम हुआ हो, या इसकी जो चेयरपर्सन थी, पहली चेयरपर्सन थी मैडम मिसेस करण सिंह, तो उन्होंने 12 साल इसको संभाला। उस वक्त बहुत काम होते थे। लेडी गवर्नर एक बड़ी पावरफुल एंटिटी होती थी, वुमेन, ए पावरफुल वुमन, तो शी कुड मैनेज थिंग्स, लेकिन मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आई हैं। आई वॉज फ्रॉम द सिविल एंड आई वॉज नॉन एंटिटी, आई वॉज नॉट ए वेरी वेरी VIP पर्सन, आई वॉज नॉट ए वेरी कॉमन पर्सन। तो मुझे उसको संभालना है और मुझे फोकस रखना है कि जो काम दिया गया है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए मुझे काम करना है, सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना है, डेस्टिट्यूट लोगों के लिए काम करना है। तो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ले रहे थे कि पता नहीं कितनी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी। ये नहीं पता कि डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सरप्लस है, स्टाफ है, तो उनको कैसे मैं मैनेज करूँ और सोर्सेस मीगर हैं। तो आपको ये सब मैनेज करने के लिए, इस सब को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि ये सब अव्यवस्थित रूप से वहाँ पे कार्य हो रहा था, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए, एक सिंपल सबलाइम सिचुएशन में लाने के लिए आपने बहुत जद्दोजहद भी की होगी। किस तरह की मुश्किलें आपने पहले तो मुझे पहले 6 मंथ्स तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि कैसे करूं। फिर मैंने कुछ स्कीम्स बनाई और स्कीम्स को मैंने इट टुक अनदर 6 मंथ्स को स्कीम बनाए और कुछ और भी मैंने सेंटर से अपनी स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनसे बात की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि इसको बहुत ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, आप मुझे इतनी हेल्प करिए। तो कई बातें मैं यहाँ अभी नहीं कह सकती हूँ, बहुत मुश्किल है कहना, बट आई वॉज अपसेट ओवर द सिस्टम कि मैं एक जेन्युइन डिपार्टमेंट के लिए जेन्युइन मांग रख रही हूँ, बट उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा क्योंकि सिस्टम में ऐसी वो है प्रॉब्लम्स कि वो नहीं चाहते। मैं अपने डायरेक्टर को रोज़ भेज रही हूँ कि जाओ और सेक्टर में जाके देखो मेरी फाइल कहाँ पहुँची, या एक उन्होंने इशू उठाया कि ये पॉइंट चाहिए, ये आपका जो कॉलम है पूरा नहीं है, तो वो नहीं, जबकि दे कुड डू इट। बट आई वाज वेरी शॉक्ड कि जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होता, हम स्टेट में, अब यूटी में सुधार लाना, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी। एक ने तो मुझे ये भी कह दिया था एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस की ओर से कि स्टेट का भला पता नहीं कब होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं सोचूं निर्मल तो क्या कर रही है यहाँ पे, अगर ही कैन से दैट। इमेजिन, एक एग्जांपल दे दूँ कि मैंने ऑफिस को, अपने बोर्ड को सक्षम बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ का अप्रूवल लिया कि इसको 1 करोड़ का वन टाइम मिल जाए अमाउंट, तो मैं इसके इंटरेस्ट से इसको मैं सक्षम कर सकती हूँ। एज एन इकोनॉमिस्ट आई कुड डू दैट। वो मैंने प्लान भी बनाया कि इसका अगर 8% इंटरेस्ट पे मुझे मिले तो 20,000 या 80,000 मुझे मिलेगा, ताकि ज़मीनी सतह पे वो कारगर साबित हो सके, एक्टिवेट कर पाती हूँ। तो वो नहीं कर पाए बिकॉज एक और जो महानुभाव थे वहाँ पे उनको पता चल गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे कन्वे किया गया, हालांकि ऐसे राइटिंग में कोई रिजेक्शन नहीं हुई, पर वो फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले ही 2 महीने पहले ही उसको नहीं दिया, मुझे अमाउंट वो नहीं ट्रांसफ़र नहीं किया मेरे बोर्ड को। सो आई वाज शॉर्ट कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, पर फिर भी ये देखो ये हो रहा। और यही नहीं, और भी बड़ी सारी बातें हुई ऐसी कि मैं सोचो अगर मैं इश्यूज़ को रेज़ करती हूँ, हो सकता है किसी फ्यूचर में किसी प्लेटफॉर्म पे मैं उनको रेज़ करूँ, और हमारे सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। आई रियलाइज इट, प्रैक्टिकली आई रियलाइज्ड इट। मुझे लगता है कि आपकी जो ये मंशा है कि सिस्टम को दोबारा से एक साफ़ सुथरा रास्ता मिल जाए, एक व्यवस्थित रूप मिल जाए, तो शायद अब क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं और सीधा एक रुख रहेगा केंद्र सरकार का हमारे प्रदेश पर, तो शायद ये कहीं ठीक हो जाए, व्यवस्था अच्छी हो जाए। और इसका एक हमें उदाहरण ऐसा भी मिलता है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने 1350 करोड़ का एक बिज़नेस पैकेज अनाउंस किया। मैं आपसे, क्योंकि आप एक
अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं, आप इकोनॉमिस्ट रही हैं, आप काम कर चुकी हैं एज एन इकोनॉमिस्ट अच्छी सरकारी सतह पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक सीधा, एक स्पष्ट तौर पर एक एहसास हो, एक समझ मिले कि क्या इस तरह के 1350 करोड़ में से उन्होंने कहा है कि 8000 कुछ करोड़ जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लगाए जाएंगे, ताकि जो पैंडमिक के दौरान बिजनेस को नुकसान हुआ है उसको हम पूरा कर सकें। क्या आपको लगता है कि ये अमाउंट बिजनेस की उस एक पैंडमिक के दौरान जो उसे खलल मिली है, जो उसको नुकसान पहुंचा, उस बिजनेस के नुकसान को पूरा कर पाएगा, भरपाई कर पाएगा? मैं दो बातें पहले कहना चाहती हूँ कि ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट सिचुएशन है। मार्च के बाद जो हमारी स्टेट में या यूटी में हुई है, या अगस्त के बाद जब ये यूटी बना 5 अगस्त से, और अभी 13 महीने हो गए, और पर्टिकुलरली ये जो पैंडमिक की वजह से हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनयूजुअल कंडीशन से निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी चिलिंग साइलेंस है फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेस हाउसेस, फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल। लोगों ने हाय हल्ला अभी नहीं मचाया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। वी शुड अप्रिशिएट दिस। राष्ट्रीय आपदा है। पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये कितनी हम खतरनाक सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट भी हेल्पलेस है। ये 1350 करोड़ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने अनाउंस किए हैं टू गिव रिलीफ एंड रिवाइव द बिजनेस एक्टिविटी। ये एक फ्रैक्शन है, एक टोटल जो इनका उन्होंने एस्टिमेट बनाया था 42,000 करोड़ का, तो उसका एक फ्रैक्शन है, ये शुरुआत है। पर फिलहाल अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ़िलहाल उन्होंने क्या शुरू किया है कि ये अमाउंट जाएगा बिजनेस हाउसेस, मिनी बसेस, उनके लिए कुछ 6,000 करोड़ का दिया। ये मिनी बसेस, टैक्सी वालास, ये 3 व्हीलर्स उनके लिए है। कुछ 3,100 आर्टिजन्स हैं जो उनकी आय बंद हो गई, काम बंद हो गया, वो उनके लिए है। ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनको किसी ने कभी सोचा नहीं। अभी हम सुन रहे थे, थोड़ी दबी दबी सी आवाज़ें आ रही थी कि अब देखिए ना होटलर्स हैं, बंद पड़े हैं, उनके लिए भी सिचुएशन बड़ी ग्रेव है। टूरिज्म सेक्टर है हमारा। कुछ हमारे यहाँ कलाकार भी ऐसे हैं, मैंने बताया 3,100 वो कलाकार जो जिनकी बिल्कुल आय बंद हो चुकी है, जिनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं कोई काम। तो अब वो आगे उस कैटेगरी में जिनको अभी ज़रूरत है, अभी उनका नाम नहीं आया। कलाकार हैं जिनके लिए लोग कह रहे हैं, और भी इस तरह से बहुत से सेक्शंस हैं, लेकिन ये शुरुआत है 1350 करोड़ की। तो हम ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग बात है। अभी उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई 3 वीक्स बैक हेल्थ सेक्टर के लिए भी अनाउंस किया था। हाँ जी जी। तो वो भी और बड़ी स्कीम है। और ये क्या हो रहा है, मैं इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इसका थोड़ा एक सामान्य भाषा में हम उनको ये समझाने की कोशिश कर सकें कि ये अर्थव्यवस्था किस तरह से व्यवस्थित होगी अब यहाँ की। उससे पहले क्या हो रहा था कि पूरे कंट्री में शोर, कुछ अपोजिशन वाले, कुछ बाकी लोग जिन्होंने बोलना ही होता है कि देखो इकोनॉमी बड़ी ख़राब हो गई है, नीचे चली गई है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, ये लोगों का काम है सब कुछ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहले 5 सालों में उन्होंने बड़ी फाउंडेशन रख दी, बहुत अच्छे काम किए, जन धन योजना। अब ये सब लोगों को जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 600 का वो था कि उनको दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, इस तरह से बहुत से किए। ये क्या चीज़ थी? अब अगर सोचो को इसमें, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बड़े ट्रेडिशनल वे में जा रहे थे कि 5 ईयर प्लान्स बनते थे। 1952 से 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई, और फिर हम इतना पैसा उधर जाएगा, इस सेक्टर में जाएगा, ये सारा बड़ा ट्रेडिशनल वे में प्लानिंग होती थी।
लेकिन ये योजनाएं, इस बार नीति आयोग बना और नीति आयोग के साथ उन्होंने योजनाएं शुरू कर दी। वो सेक्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हम कहते थे कि इनको वहाँ वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर किया गया था, तो जिनके लिए वेलफेयर चाहिए था, डाउन ट्रोडन पीपल, उन लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड पीपल, आई एम सॉरी आजकल उनको ये कहा जाता है, सीनियर सिटीजन्स, और बहुत अगेन आई से डेस्टिट्यूट पीपल, या पिछड़े तबके के लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको कोई ध्यान नहीं देता था। टिल 1914 हम क्या कर रहे थे, हम पैसा बांट रहे थे प्लान वाइज, और सही जो जगह नहीं पहुंच रहा था। पिछड़े हुए लोगों को हम क्या दे रहे थे, वो हमने उनको पॉपुलर गवर्नमेंट की वो टेक्निक्स हमने शुरू कर दी थी कि इनको, एक पार्टी कहती थी मैं इनको 2.5 रुपये किलो चावल दूंगा, दूसरी पार्टी कहती थी मैं इसको 1.5 रुपये किलो चावल दूंगा। हमारी वो 1.5 रुपये और 2.5 रुपये में ही हमारी जो स्कीमें बनती थी। अब हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, 2.5 रुपया उसी में करोड़ों में कर रहे आ थे, गया है ना। अब हमने क्या किया, 500 रुपया महीने का उनको जन धन योजना में दे दो। तो एक सीधे तौर पर जेन्युइन लोगों को ही डायरेक्ट मिल रही है। डिसेबल्ड, आप नोट कीजिएगा कि आजकल क्या हो रहा है कि प्रायोरिटी टू दिस सेक्शन, डिसेबल्ड, पुअर पीपल, जिनके लिए कंट्रोवर्सी होती थी, और एक वो भी लड़ाई होती थी कि ये 20 रुपया, एक आदमी एक दिन में 20 रुपये पे उनका गुजारा हो सकता है कि नहीं। हाउ सिली वी वर, हम क्या बातें कर रहे थे। हम एक आदमी को कह रहे थे 20 रुपये पे अपना पूरा दिन या महीना भर चला। तो ये एक उम्मीद अब हम लगा के रख सकते हैं, एक उम्मीद बन सकती है कि अब धीरे धीरे, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अब आर्थिक स्थिति व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्थित हो रही है। जो वो लोगों को, ठीक है, उनके हाथ में मोबाइल्स भी हैं, नेट की कनेक्टिविटी भी है, और उनका पैसा उनके हाथ, बैंक्स में उनका, जो बैंक के बाहर खड़ा रहता था आदमी, आज वो बैंक में अपना चेक काटने के लिए जाता है। ये चेंज चाहिए। एक चेंज की आप बात कर रही हैं, तो एक चेंज से ही जुड़ा हुआ, एक बदलाव से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप साहित्य से जुड़ी हैं, किताबें लिख चुकी हैं और साहित्यिक किताबें लिख चुकी हैं, रेडियो के साथ जुड़ी हैं। आपने कई ऐसे कार्यक्रम रेडियो पर भी दिए हैं, ऐसे प्रसारित किए हैं कार्यक्रम की जिनसे समाज जुड़ा हुआ होता है सीधे तौर पर। ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, हम कहते हैं युवाओं का प्रोत्साहन, तो क्या आपको लगता है कि हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश में नारी सशक्तिकरण और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा अब के बाद? युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, चेंज इज़ ऑलवेज, लेकिन हमारा जो कंट्री है, देश है, ये हमेशा मैन डोमिनेटेड रहा है। उसमें चेंज उसमें भी आई है क्वालिटेटिव, ऐसी बात नहीं है, पर चेंज इज सो स्लो। मैं ये कहूँ खुश हो जाऊँ, एक टाइम में हम लोग खुश होते थे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर और या पीजी सोनिया गांधी जी उसकी वो अध्यक्ष है, बट अब लगता है कि हाँ, ये बातें कितनी इमेटीरियल थी। आज हम देखते हैं कि लड़कियां राइफल उड़ाएगी। जी बिल्कुल, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई। कहीं ना कहीं वो पितृसत्तात्मकता टूट रही है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में आई हैं, तो लेकिन स्ट्रगल तो है, जद्दोजहद तो है। जद्दोजहद क्या है कि उसको बाहर आने के लिए, अगर वो किसी बड़े आदमी की बेटी है तो फिर तो ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसको, जो अभी भी है। मैंने कहा ना, मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। तो आप ऐसे माहौल में आपकी ओर से एक क्या सुझाव होगा सरकार को या हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, कि वो किस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर पाएँ और अपने आप को सामाजिक रूप से भी अपना स्तर ऊंचा कर पाएँ? मैं नहीं जानती आपके पास कितना वक्त है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जी जी। मैंने इस पेंडेमिक पीरियड में मेरे को बचपन से ही पढ़ने की ज़्यादा आदत थी। जब मार्च में पेंडेमिक अनाउंस हुआ तो बड़े सालों से मैं, एक बुक मेरे से रह जाती थी, पता तो था उसके बारे में, तो मैंने 20 दिन में गीता पढ़ना चाहती थी।
और इसमें क्या है, गीता दूध में पढ़ी जा सकती है। पढ़ना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हालांकि उसको बिना पढ़े मैंने उस पर लेक्चर भी दिया हुआ है, बट अब उस पर मैंने उसका दूसरा अध्याय इस बार मैंने समझा उसको। मैंने 20 दिन लगाए, गीता पहले पढ़ी, आई रेड पुराण मैंने पढ़े हैं, लिटरेचर में मुझे इतना इंटरेस्ट है। मैंने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, मैंने शरद चंद्र को पढ़ा है, कृष्ण चंद्र को पढ़ा है। वो आपके साहित्य लिखे हुए साहित्य से हमें समझ में भी आता है। पढ़ती थी मैं, पर इस बार मैंने गीता को पढ़ा तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं सबके लिए कहना चाहूँगी, विमेन स्पेशली ही नहीं, सबको। उसमें दूसरे अध्याय में का जिस्ट जो 18वें अध्याय में भी कहा गया है कि भक्ति और ज्ञान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति, ज्ञान और डिटैचमेंट। और उसको मैंने किस अंदाज से समझा कि मेरे ख्याल में पेंडेमिक जो है पीरियड, ये उसको भी कंफर्म करता है कि आप पहले भक्ति मीन्स डिवोशन। मैंने इसको ऐसे लिया, डिवोशन टू योर वर्क, डिवोशन टू योर रिलीजन, डिवोशन टू योर वट एवर यू डू, डिवोशन टू दैट। एंड फॉर दैट ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज तो पढ़ के आएगी, नॉलेज तो ऑब्जर्व करके आएगी। बिल्कुल, आपने ऑब्जर्व करना है सबको, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है आपके आगे पीछे, और आप सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इनर सेल्फ को भी आपने समझना है। उसके लिए आपको योगा की भी ज़रूरत है। और तीसरी बात कि आपको डिटैच रखना है अपने आप को, कि आप इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आपको तकलीफ हो। आज आप घरों में बैठे, हम यही बातें कर रहे थे, हम घर में बैठे हैं, नॉलेज भी है व्हाट इज़ हैपनिंग इन बॉम्बे, व्हाट इज़ हैपनिंग इन मुंबई, रादर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ड्रग वर्ल्ड। क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, आपके स्टेट में क्या होना चाहिए, आपकी सेंटर आपकी स्टेट को या यूटी को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ से स्कीम्स आ रही हैं, वो किस तरफ जाने चाहिए। डिवोशन टू माई वर्क, माई वर्क इज़ कि मेरे जो मुझे काम दिया गया मैं वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाऊँ, सही स्वरूप में पहुँचाऊँ। सो इसको आप बड़े वाइड रेंज में आप देख सकते हैं, और विदाउट अटैचिंग योर सेल्फ विद दैट। अगर मैं कहूँगी नहीं, मैंने 1000 करोड़ रुपया दिया है और मुझे काम करना है, तो इसमें 200 करोड़ तो मैं अपनी जेब में ही रखूँगी, दैट इज़ नॉट डिवोशन, दैट इज़ नॉट अटैचमेंट, दैट इज़ अटैचमेंट, दैट इज़ नॉट डिटैचमेंट। अगर मेरे पर्स में 1000 करोड़ जब मेरे खाते में है कि मुझे उन लोगों पे लगाना है, तो मुझे आई थिंक दिस शुड बी गीता's principle should be practically applied by the bureaucrats. That is my message. And those who are executing the principles, those who are executing the policies. तो अगेन आई एम सॉरी, अगेन ये कॉमन पार्लेंस में ये बात कही जाती है कि अकेला मोदी क्या कर लेगा। अगर हम सब साथ में उसी एक परिस्थिति पे चलें, उसी एक प्रथा को फॉलो करते चलें, कंडीशंस को लेके चलें, तो हम जरूर इसमें कामयाब हो सकते। जी जी। तो आपकी ये जो एक विचारधारा है कि हमें गीता के प्रिंसिपल्स को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और यही ज्ञान हम आगे अपने अंदर भी झांक कर अगर अपना भी ज्ञान लें और अपने समाज का भी ज्ञान लें, तो ही हम आगे बढ़ सकें। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू वांट? भाई खाने तो आपने 2 रोटियां हैं, एक रोटी खानी है, आप अंदर भर के क्या करोगे? जी जी। निर्मल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें कही कि जिनका शायद हमारे दर्शकों को और हम जैसे आम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। आज ज्ञान का भंडार हमारा बड़ा है, तो उम्मीद करेंगे कि हम अपने आप को डिटैच, जो आप कहती हैं, हम अपने आप को डिटैच करें, हम अपने ज्ञान को संजोएं और उस ज्ञान के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर एक मुलाकात होगी एक और हस्ती के साथ, और वो हस्ती करेगी बात एक नए मुद्दे पर, एक नया विषय लेकर आपके सामने आएंगे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इसी कार्यक्रम 1 to 1 में। तब तक के लिए दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।